नमस्कार, इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार का जो नारा उन्होंने आज मंत्र जो अपना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है, इस नारे और आम चुनाव के लिए कमर कसने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन के जो राष्ट्रीय अधिवेशन आज खत्म हुआ है उसमें दी गई। अधिवेशन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए अपनी सरकार का विजन पेश किया। उन्होंने इसे हासिल करने की दिशा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सत्ता भोगने के लिए नहीं बल्कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प को साकार करने के लिए आए हैं। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अगले 100 दिन नए जोश के साथ काम करें और हर व्यक्ति से संपर्क करें। खासतौर पर 18 साल के उन युवाओं से संपर्क करें जो अपनी सरकार चुनने के लिए पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, यह अभूतपूर्व है साथियों। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने, जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मोदी सरकार देश का समग्र विकास कर रहे भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के तीसरे नंबर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में
सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस, देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन। अभी अभी इंडी अलायंस वाले के जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर, तोड़ना तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। मैं इनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय करा दे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए, सत्ता में वापस आने के लिए की। भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है। हमने जब भी आंदोलन किए, देश के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए, जनता के लिए। चलिए, तो 400 का जो नारा है, 100 दिन की जो बात कही है, कितना कारगर, कितना दम किस नारे में, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन अभी स्थिति जो है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, 400 पार, 370 बीजेपी के लिए, 400 एनडीए के लिए, कितना आपको सार्थक और ये कितना अचीवेबल एक टारगेट लगता है? या ये कहें कि ये नारा देने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम चर्चा में डाल दिया है 400। कोई ये बात नहीं कर रहा है बीजेपी हारेगी या जीतेगी, बात ये हो रही है 400 आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, चर्चा ही विषय है। जो आज का समागम था भारतीय जनता पार्टी का, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, आपने चाइना की सुनी होगी उसके बारे में, जिसमें एक या दो लोग बोलते हैं, बाकी कौन क्या कह रहा है कोई सुनाई नहीं देता, और उसमें बात बता दी जाती है, कह दी जाती है, और उसके बाद कार्यान्वित हो जाती है। देखिए, थोड़ा अटपटा लगा मुझे। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, शुरू में इसने कहा था कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भी बड़ी पार्टी बनेंगे। हो सकता है बन गई हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी पार्टी है और इस देश का आज के दिन पूरी तरह से इनका वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व आज के दिन लगता है कि है। तो सवाल ये उठता है कि यही नारा निकल के आया क्या पूरे समागम में से? और क्या निकल के आया कि हमारी जो स्कीम है, हमारे जो लाभार्थी हैं। देखिए, मेरे को ना ये शब्द जो लाभार्थी है थोड़ा अनुचित लगता है लोकतंत्र में। आपका लाभ किसी को अपने पैसे से पहुंचा रहे हैं, इसको हिस्सेदारी बोलिए। आप हिस्सेदार बताइए उनको, लाभार्थी क्यों बताते हैं उनको? देखिए, ये जो देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ हासिल किया है पिछले 10 वर्ष में, लेकिन एक चीज जो उसने अभी तक हासिल नहीं की वो है भाषा का संयम जी। और ये कहते हुए कि आपने जनता के लिए काम किया है, उस पे एहसान ना करना। एहसान के भाव से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे कि मुफ्त में आपने टीका लगवा दिया। मुफ्त में कैसे लगवा दिया? वो तो जनता का पैसा, आपने वो खर्चा टीका लगवा दिया। हाँ, आपने जो चेष्टा की, आपने जो जनता तक पहुंचाया, वो काबिले तारीफ है, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं दिया आपने हमको। हम तो साबुन की टिकिया पे भी गरीब आदमी टैक्स भरता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी अपनी भाषा का संयम दिखाना चाहिए। और ये 400 अब की बार, 400 पार, दीज आर स्लोगन्स। इलेक्शन से पहले आप 10 साल का ब्यौरा दें और लाभार्थी ना बुलाएं उन लोगों को जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, वो हिस्सेदारी कर रहे हैं। ठीक है, लाभार्थी नहीं। हर्षवर्धन जी, 400 का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, आपको कितना रियलिस्टिक लगता है सर? और खास तौर से जब ये अमित शाह जी बात कर रहे थे और जब ये बात कह रहे थे कि देखिए, जो इंडिया अलायंस जिसको वो कहते हैं, घमंडिया गठबंधन जिसको वो कहते हैं, ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जब ये बातें होती हैं तो इसी अधिवेशन में, इसी उसमें कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो कल तक परिवारवाद और करप्शन की कैटेगरी में बीजेपी के लिए बिल्कुल फिट बैठते थे। आज वो बैठकर वहां पर वही बातें सुन रहे हैं जिनके ऊपर कल तक उन्हीं के ऊपर हमला होता था।
देखिए अंकित, मुझे लगता है कि आज जो अधिवेशन खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इसको बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अवसर का उपयोग करते हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांड इमेज जो है, जो छवि है, उसको बेहतर करने के लिए। आज का दिन क्या था? आज का दिन था जब देश भर से 11,000 भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता वो अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे, जो 2 कार्यकाल पूरा कर चुका है और तीसरे कार्यकाल में भी उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही। लोकसभा में वो 370 और 400 पार का नारा दे चुके थे। आज उन्होंने पिछले 10 वर्षों में, चूंकि ये जो कार्यकर्ता लौटेगा ये कहां जाएगा? ये अपने कार्यालय में जाएगा, अपने मोहल्ले में जाएगा, अपने चौपाल पर चौराहे में जाएगा, अपने गांव में जाएगा। वहां जो जिसको कहते हैं ना, जो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं, जो बातें कही जाती, उन सब का ब्यौरा पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कुछ किया और पहले की सरकारें क्यों नहीं कर सकी, उसका ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो अनअचीवेबल लगता था, जो लगता था कि ये तो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, काल्पनिक ही नहीं है, उसको सच में, हकीकत में बदला। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसा जिक्र आता है, जब 370 को हटाने जैसा जिक्र आता है, जब 3 तलाक को हटाने जैसा जिक्र आता है, जब यह आता है कि इस देश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, जब यह जिक्र आता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आज सॉल्यूशन के लिए भारत की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, तो ये बात वो जाकर वहां बताएगा। और एक तरह से कहें, चुनावी रणनीति के लिहाज से एक एक तर्क अपने कार्यकर्ताओं को देकर नरेंद्र मोदी ने भेजा है। और जो आपने सवाल पूछा कि आज बहुत से ऐसे जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे, आज वो वही सारी बातें सुन रहे हैं, तो सच है, वो सुन किसको रहे हैं? उस अमित शाह को, जिसके पिता नहीं थे, जिसके दादा नहीं थे, कोई भारतीय जनता पार्टी चलाते नहीं थे। उस नरेंद्र मोदी को जो जिसके परिवार से कोई ऐसा था ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी चलाता हो। और मंच पर भी जो लोग थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके बाप दादा भारतीय जनता पार्टी चलाते हो। तो जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का फर्क हर्षवर्धन जी, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी की जो लीडरशिप है उसमें ऐसा कोई नहीं जिसके बाप दादा अगर माना जाए कि वो राजनीति में नहीं थे, इसका मतलब जिन प्रिंसिपल्स को लेकर एक स्टैंड कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती है उन प्रिंसिपल्स की कोई अहमियत नहीं होती? अगर लीडरशिप खुद ऐसा नहीं कर रही तो वो क्या जिन बातों को लेकर एक बात आगे बढ़ाती है डायनेस्टी और करप्शन पर, और फिर उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में ले लेती है, उनके लिए दरवाजे खोल देती है, तो क्या एक पॉलिटिकल स्टैंड और जो एक पॉलिटिकल जिस तरीके के आपकी एक जो जिन बातों को लेकर एक आप आइडियोलॉजी के तौर पर आगे बढ़ाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर है। लेकिन अंकित बताइए ना, किस परिवारवादी नेता की हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस की तरह व्यवहार करे? और भ्रष्टाचार का जहां तक मसला है, नरेंद्र मोदी के ऊपर आज तक कोई रंच मात्र उस पर हाथ रखने की स्थिति में नहीं। और मैं तो मतलब उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो मैं जिस शहर से आता हूं, प्रयागराज से, वहीं पर जो कांग्रेस परिवार के नेता आए हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी में किस स्थिति में वो पता कर लेना चाहिए। और जैसे जो जो बड़े नेता आए और जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उनको पता करना चाहिए। आप नेता के तौर पर आपके पिता, आपके दादा सब हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार चलाएगा? क्या डाइनिंग टेबल पर तय होगा? जो बात कह रहे हैं उस बात को अगर माना भी जाए विनोद जी, पर क्या उसका मतलब यह है कि एक क्लीन चिट दे दी जाए? जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कोई किसी तरीके का छीटाकशी नहीं कर सकता, लेकिन क्या इन्हीं प्रधानमंत्री से फिर सवाल नहीं हो सकता इस बात का कि कल तक आप जिसे कहते थे आदर्श घोटाले में इनको इस्तीफा दिलवाया बीजेपी ने, इनको जेल में डाल देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, वो आज सबसे पहली रो में बैठे हुए थे, आप बिल्कुल नीचे स्टेज की और सुन रहे थे अशोक चौहान बात। साथ ही साथ अगर बात करें तो ऐसे कई नेता होंगे जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है अजीत पवार के साथ, प्रधानमंत्री ने उनकी बात कहा कि 70 करोड़ का उन्होंने घोटाला सच्चाई में, और फिर वो बीजेपी में आ गए। तो प्रधानमंत्री पर पर्सनल कोई आरोप हो ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के अब ये नेता हो गए हैं, उन पर तो ये सारे आरोप हैं, तो क्या करप्शन फ्री की जो बात है वो सजग रह पाएगी? देखिए, हम कई बार बोलते थे और मैं अपेक्षा करता हूं कि कोई मेरे जवाब को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेगा, क्योंकि ये चर्चा व्यक्तिगत नहीं है, ये लोकतंत्र के हित में चर्चा है और ये बना के दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र को बहुत ही सुदृढ़ किया जा रहा है। डायनेस्टी के खिलाफ बोलिए, प्लूटोक्रेसी के खिलाफ भी बोलिए,
प्लूटोक्रेसी समझते हैं ना, जो पर्दाफाश करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। प्लूटोक्रेसी, धन पशुओं का राज। देखिए, किसी भी देश से कम वो लोग जी जो ये कह रहे हैं कि हम चेस्टिटी बेल्ट पहन के उतरे हैं राजनीति में, जी यहां पर हमारी चेस्टिटी बनी हुई है, बाकी की भंग हो चुकी है। उनको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी बातें ना करें, संयम में बात करें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं अपेक्षाकृत और सही तरीके से ये पार्टी बोल सकती है अपने हित में। ठीक बढ़ा है। चढ़ा के बोलने की क्या जरूरत है भाई? एक्सेसिवली क्यों बोलने की जरूरत है? एग्जैजरेट मत करें, संयम में बात करें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हुई हैं, उस पर बात करें। बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स में सबसे जरूरी होते हैं और शायद अपनी बात को लोगों तक दमदार तरीके से पहुंचाने का एक बड़ा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी के साथ पास है। सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। हर्षवर्धन जी, मैं जरूर आता आपके पास, लेकिन समय बिल्कुल खत्म हो गया। माफी चाहूंगा आप दोनों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी एक तरफ अपना 100 दिन का रोड मैप बना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में कम से कम एक अर्जेंसी अभी तक मिसिंग है, जो अगले चुनावों के लिए तैयारी में दिखाई पड़ रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मुद्दे पर, जहां के राज्यपाल हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा, ये आपको सुनवाएंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला पहुंच गया, इस पर भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके में टीएमसी नेताओं पर लगे यौन उत्पीड़न के जबरन वसूली और हिंसा की जमीन हड़पने के आरोप से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑरिंगटन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने ये याचिका पेश की जाएगी। इसमें मांग की गई है कि संदेशखाली के मामले में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए या सीबीआई को जांच सौंपी जाए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खुद पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मिले थे इन महिलाओं से तो क्या उन्होंने आपको कोई फॉर्मल कंप्लेंट दी थी? हमने वो तस्वीरें देखी जब वो आपको राखी बांध रही थी। क्या उस समय आपसे कोई शिकायत इन्होंने की थी? वहां जो कुछ हुआ है बहुत दुख की बात है। हमारे बहनों की ऑनर हैज बीन वायलेटेड। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा, कबीरदास ने कहा कि तेरा साई तुझ में जो बहुबन में पास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर फिर ढूंढे खास। मैं मेरी बहनों से कहा, तेरी शक्ति तुझ में जो बहुबन में पास। वो आंतरिक शक्ति को पहचानो, तब आप सेल्फ एम्पावर्ड होगा। वही होना है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं टुगेदर। ये जो शिकायतें हैं सर, इसको जब आपको ये शिकायतें मिली तो उसके बाद आपने इस पर क्या एक्शन लिया और राज्य सरकार की इस पर क्या एक्शन हुआ है? वे सिस्टर्स बहनों मेरे पास आया, कंप्लेन दिया, रिटर्न कंप्लेन भी दिया। वो सारे कंप्लेन मैं गवर्नमेंट को दिया। मेरा विश्वास है एक्शन होगा। एक्शन होना ही है। गवर्नमेंट के साइड से एक्शन जरूर होना है, नहीं तो लॉ कोर्ट से व्हाट एवर इज देयर विल डू दैट। आवश्यक कार्यवाही हम जरूर करेंगे। सर, क्या अभी तक जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर किया गया है, साथ ही साथ शेख शाहजहां तो अभी भागा हुआ है, उसको तो नहीं पकड़ा गया है, लेकिन जो बाकी मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम दिया गया है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आपको लगता है कि जो एक्शन है वो ठीक हुआ है अभी तक? ये पॉलिटिक्स की बात है। पॉलिटिक्स मेरा कप ऑफ टी नहीं है।
मैं करूंगा जो एक गवर्नर करना है। गवर्नर का उत्तरदायित्व है ये महिलाओं को जस्टिस देना। जरूर उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, आवश्यक कार्रवाई जरूर करूंगा। ये जो बार बार मुख्यमंत्री जी से क्या इस पर आपकी कुछ बातचीत हुई है? उन्होंने कहा है कि वो इस तरीके की कोई भी अट्रॉसिटीज जो हैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर भी आरोप लगाए हैं। आई एम वाचिंग। अब तो उसके बारे में जजमेंट देने का टाइम नहीं है, ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। ये महिलाओं को जस्टिस देना है, इसलिए हम मिलजुल के एक साथ काम करना है, कोशिश करना है, वही मेरा प्रायोरिटी है। क्या आपने केंद्र सरकार को भी इस पर कोई रिपोर्ट भेजी है? हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। जो हम कम्युनिकेट करता है वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए पब्लिक में मैं रिवील नहीं करूंगा। सर, लेकिन अगर आप कुछ बता पाएं कि रिपोर्ट में आपने क्या रिकमेंडेशंस की हैं? मैंने सेंटर को रिपोर्ट दिया है, वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए उसका रिकमेंडेशन हम कह नहीं सकता। पर स्टेट गवर्नमेंट को मैंने एक रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट में मैंने ये सजेशन दिया, ये सारे बदमाशों को अरेस्ट करो, शाहजहां शेख और 5 और दूसरा राउडी से उनको अरेस्ट करना है, तुरंत अरेस्ट करना है, और एक जुडिशियल इंक्वायरी कंसिडर करना है, और ये महिलाओं को सिक्योरिटी करना देना है, वो गवर्नमेंट का कर्तव्य है। चाहे तो एक्सग्रेशिया असिस्टेंस भी दे सकता है, और ये पुलिसमैन, एरांड पुलिसमैन, उनको सब पुलिसमैन को सारे पुलिस स्टेशन से वो वहां के संतोष के लेके सारे पुलिस स्टेशन के एरांड पुलिसमैन को ट्रांसफर करना और दूसरे नए पुलिसमैन को पोस्ट करना। 4-5 निर्देश मैंने दिया है, वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, पर एक्शन होना है। ये जो आपने कहा कि पुलिस वालों को ट्रांसफर, वहां इस तरह की कुछ बड़े अधिकारियों को पुलिस के ट्रांसफर भी किया गया, आपको लगता है कि सरकार आपकी सिफारिशों पर काम कर रही है? गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो जो करते हैं उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा इस स्टेज पर। बीजेपी इस पर डिमांड कर रही है सर कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी से राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश कर रही हैं, कम्युनल कलर देने की भी कोशिश कर रही हैं, रिलीजन इसमें आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा भी एक सजेशन है, मेरा सजेशन है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसका इन्वेस्टिगेशन करना है। इस पर जो राजनीति हो रही है और उस पर जो धार्मिक रंग चढ़ाने की कोशिश हो रही है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसा अलग अलग ओपिनियन होगा, ये डेमोक्रेसी है। मैं आई एम वाचिंग। मेरा प्रायोरिटी ये है, इन महिलाओं को जस्टिस मिलना है, तुरंत मिलना है, इसलिए मैं काम करता हूं। गवर्नर होने के नाते बड़ी ये जो आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं। अगर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले? आपका सिक्योरिटी जरूर अश्योर्ड है। आपको कोई तकलीफ है तो राजभवन में आइए, आप लोग हमारे ऑनर्ड गेस्ट होगा, वहां रह सकता है, और हमारे सिक्योरिटी हम इंश्योर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। गवर्नर वेस्ट बंगाल के सीवी आनंद बोस साहब जो बता रहे हैं कि अगर किसी को अभी भी लगता है कि उन्हें वहां पर डर है संदेशखाली में, तो वो उनके राजभवन में भी आ सकते हैं और वहां पर आकर सुरक्षित उन्हें रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। पर यह ज़रूरी मुद्दा है, महिलाओं को न्याय इस पर मिलना ही चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।
अपनी 12 मांगों को लेकर दिल्ली चलो के ऐलान पर डटे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों की चौथे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में जारी है। अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बनी है। आज बातचीत से पहले तीनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से एक होटल में अलग से बातचीत की और उसके बाद बातचीत के लिए पहुंचे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन चंदूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि अगर आज की बातचीत नाकाम रही तो कल हरियाणा के किसान अपने आंदोलन को और तेज कर सकते हैं और इस सिलसिले में दिल्ली में किसानों के संगठनों के साथ एक बातचीत होगी, जिसमें विरोध प्रदर्शन का प्रारूप तैयार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के किसान यूनियनों और खाप की भी बैठक में किसान नेता चंदूनी ने कहा कि सभी संगठन एक बड़ी लड़ाई के लिए साथ अगर आएंगे तो किसानों की लड़ाई को बल मिलेगा।